जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। तो भाई क्रिकेट ना अक्सर इस टाइप का गेम बहुत होता है कि जहां पर अपने काफी लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये लोग ज्यादा कर सकते थे। मुझे लगता है रोहित शर्मा का टेस्ट करियर उनमें से एक है। कल ही रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट अनाउंस किया और हम लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, एक ब्रीदर मिलेगा हम दोनों को आईपीएल की उससे, क्योंकि ना ही मेरी कोलकाता ना ही उसकी चेन्नई कुछ खास कर रही है, तो हम लोग तो ऐसे ही बहाना ढूंढ रहे हैं। सो वेलकम टू इंडियन क्रिकेट क्राउड। ये इंडियन क्रिकेट क्राउड का एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं थोड़े टाइम से चिकन पॉक्स से डाउन था एंड फाइनली आज जाके रिकवर हुआ। आज एक बहुत बेहतरीन चीज ये भी हुई है कि आज हमारे साइड से इंडियन क्रिकेट क्राउड से ठाकुर ने दिल्ली कैपिटल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हमें रिप्रेजेंट किया है। एंड मैं देख रहा था कि काफी सारे लोग हम स्पैम कर रहे थे इंडियन क्रिकेट क्राउड का नाम, तो थैंक यू सो मच गाइस। मेरे को अच्छा लगा, मतलब 700 सब्सक्राइबर्स होने के बाद कुछ लोग हैं, मतलब एक अकेला हमारा ही चैनल था जिसको लोग स्पैम कर रहे थे, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। देख ठाकुर तू नंबर्स क्लियर होता है ना, देख कुछ लोग हैं, मतलब वो लोग के ज्यादा भाई मैंने वहां पे ना बीच बीच में मैं यूट्यूब पे स्विच कर रहा था देखने के लिए कि कैसा लुक एंड फील चल रहा है। ठीक है भाई, वहां पे जब मैं इंडियन क्रिकेट क्राउड विवेक भाई ये विवेक भाई वो देख रहा था भाई, बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्रिया दिल से भाई, वहां पे जो मजा आया देख के। मैं अभी फिर से सारे कमेंट्स फिर से देखने वाला हूँ शुरू से। इसको है ना हिंदी में हस्ट और डैश करके बात कहते हैं, ये तू वही चीज करने की बात कर रहा है। लेकिन मैं इसी के साथ मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने चैनल के टॉप व्यूअर्स को शुक्रिया अदा करें। तो एक जय राजगुर जो हमारा सालों से हमारा मेंबर है, हमारा टॉप मोस्ट पिछले वीक का रहा है GW वर्ल्ड, चश्मिश, शिन विकेट, निर्मला भट्टाचार्य, मीम जू, सौरभ, एडी एंड सैनिथ। तो थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग हम लोगों को कंसिस्टेंटली देखते हैं, एंगेज करते हैं, तो हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में हमको बताया जा रहा है कि आप लोग हमारे टॉप व्यूअर्स हो। लेकिन ब्रो सीधा पॉइंट पे आते हैं कि रोहित शर्मा ने टेस्ट रिटायरमेंट ले लिया है। तेरे लिए शॉकिंग है, मेरे लिए आई डोंट नो तेरे लिए शॉकिंग है कि नहीं है। मेरे लिए मैं बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है, बट शॉकिंग किस सेंस में कि रिसेंटली रोहित शर्मा ने ये स्टेटमेंट दिया था माइकल क्लार्क को, आई गेस, कि जहां पर उसने बोला था कि मैं इंग्लैंड में जाके अपना बेस्ट करूंगा। एंड वहां से सडनली कल अचानक से न्यूज आती है। मेरे को याद है मैं मैच ही देख रहा था, अचानक से मैंने स्टोरी देख ली रोहित शर्मा की, भाई मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूं। तो मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा फोर्स रिटायरमेंट। मेरा पूरा पॉइंट ये है कि अगर एक बंदा रिटायरमेंट होने की सोच रहा था या उसने सोच लिया था कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो वो इस टाइप के स्टेटमेंट कभी नहीं देता। कहीं ना कहीं जो शौक वाली बात है उस पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से उतना शॉक्ड नहीं हूँ जितना उस रिटायरमेंट के टाइमिंग से शॉक्ड हूँ। ठीक है, अगर ये रिटायरमेंट आना था तो बीजीटी के बाद भी आ सकता था, तुरंत बाद, या जैसे जब तुमने बीजीटी की लास्ट मैच नहीं खेली थी तब आ सकता था, जैसे अश्विन का था कि भाई हाँ ठीक है जब नहीं खेलना है तो मैं रिटायर हो जाता हूँ। कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे आईपीएल अपने एकदम एंड पे आ रहा है, टीम सिलेक्शन होने वाला है इंग्लैंड टूर के लिए, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके रिटायरमेंट लेना बहुत सारे आईब्रोज को रेस कर रहा है कि भाई इंटरनली क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे याद है एक रिपोर्ट मतलब आई थी कि भाई जस्ट पहले रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के जस्ट पहले कि कंसीडर नहीं किया जा रहा है रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन, ठीक है, टेस्ट मैचेस में, और उसके आधे एक घंटे बाद एक न्यूज आती है कि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया। जैसे विभोर ने पहले मेंशन किया कि भाई मैं अभी डीसी के चैनल से होके आ रहा हूँ, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को पता चला कि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, मैं डीसी चैनल वालों के साथ ड्राई रन कर रहा था और उनने मुझसे पूछा कि डू यू नो व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज इन क्रिकेट। तो भाई मैं आईपीएल वाईपीएल ये सब सोच रहा था, उसने बोला रोहित शर्मा हैज टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट। मेरे को टेस्ट तो सुनाई नहीं दिया, मैं ऐसे करके बैठा था कि ये क्या हो गया भाई। मैं एक मिनट में एक और चीज पे बात करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा का फोर्स रिटायरमेंट देख, तूने मेरा पूरा दिमाग में से मेरे, हाँ मैं एक चीज, मेरा ये सवाल था कि इंडिया का सिलेक्शन कमेटी क्या कौन लोग हैं? अजीत अगरकर, गौतम गंभीर और स्पोर्ट्स कीड़ा भी है क्या? क्योंकि भाई मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही कि हर एक छोटी छोटी डिटेल उन लोगों को देख कौन रहा है। मैं देखता रहता हूँ ट्विटर पे रेव स्पोर्ट करके है, और स्पोर्ट्स कीड़ा का हमने पहले भी मजाक उड़ाया था, लेकिन स्पोर्ट्स कीड़ा 10 में से 6-7 शायद उनकी खबरें सही चली जाती हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ फोर्स रिटायरमेंट? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को शायद उसके मुंह पे बोल दिया गया होगा
कि हम लोग तुम्हें कैप्टनसी से हटा रहे हैं, या शायद मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को शायद ये तक बोल दिया होगा कि भाई हम आपको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने सोचा कि शायद क्या कहते हैं, इज्जत इसी में है कि चुपचाप शांति से रिटायरमेंट ले ले रादर देन टू बी कॉल्ड एज अ ड्रॉप कैप्टन। तो मेरे को लगता है ये फोर्स रिटायरमेंट है काइंड ऑफ। तेरे क्या थॉट्स हैं इस पे? हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये तेरी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा ही होगा कि शायद रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा रहे होंगे, या फिर वर्स्ट केस सिनारियो में भाई जो तूने बोला कि टीम से ही ड्रॉप कर रहे होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोहित शर्मा ने सोचा कि यार एज मेरे साइड है नहीं, लेट 30s में हूं मैं, तो वाई नॉट रिटायर और फुली फोकस करूं एक फॉर्मेट पे जो है ओडीआई, और टारगेट करूं नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप को। तो ये एक सेंस में फोर्स रिटायरमेंट वाली बात तो है, मैं कहीं ना कहीं इससे एग्री करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें रोहित शर्मा का भी अपना मतलब यार मोटिव है कि भाई मैं एज अ ड्रॉप्ड कैप्टन, या ऐसा नहीं कहलाना चाहता कि भाई कैप्टनसी भी गई गई और टीम से भी साथ में निकाल दिया गया, तो मैं वो दो दाग अपने सर पे कैरी नहीं करना चाहता, शायद इसलिए भी रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली। मेरे को क्लियरली वही लग रहा है ब्रो, अगर बंदे का रिटायरमेंट का प्लान होता बहुत पहले रिटायर हो गया होता, ऐसे कोई रिटायर नहीं होना चाहता। तो उसने बहुत, मेरे को लगता है क्लियरली सिलेक्टर्स लोगों ने बोल दिया होगा कि देख भाई हम लोग तुझे ड्रॉप कर रहे हैं, मुझे ऐसा ही लगता है कि ड्रॉप कर रहे हैं। एंड विद सेलेक्टर्स आई मीन अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर, बट मुझे लगता है मोर अजीत अगरकर साइड पे रहूंगा। मेरे को लगता है गौतम गंभीर का शायद इतना होगा, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को लगता है कि सिलेक्शन कमेटी बहुत क्लियरली मूव ऑन कर गई थी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं लास्ट तेरे से ये पूछता हूँ, तेरे को क्या लगता है अगर लेट्स कंसिडर कि सिलेक्शन कमेटी मूव ऑन कर गई थी, तेरे हिसाब से क्या ये सही पॉइंट था? मेरे हिसाब से सही था। मेरे हिसाब से एक बहुत अननेसेसरी ड्रैग कर रहे थे हम लोग रोहित शर्मा को टेस्ट मैचेस में, क्योंकि इंग्लैंड में उसने एक सेंचुरी मारी थी, इंग्लैंड वाली जो सीरीज हुई थी उसमें एक सेंचुरी मारी थी, वो एक अच्छा डिसेंट गया था। उसके बाद से बांग्लादेश वाली सीरीज में स्ट्रगल किया, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में स्ट्रगल किया, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में स्ट्रगल किया, एंड उसके पहले बहुत सारी सीरीज उसने मिस की है काइंड ऑफ, है ना। एक शायद अफ्रीका वाली उसने सीरीज मिस की थी, एंड बीच में शायद इंग्लैंड वाली कुछ तो कोई तो सीरीज मिस की थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं दिक्कत रही है। तो तेरे क्या थॉट्स इस पे, फिर अपने मूव ऑन? मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये सही टाइम था ट्रांजिशन आगे करने के लिए। अब मान ले अगर कोई प्लेयर है जो 38 39 की एज में एवरेज अबव एवरेज खेल रहा है, एक्सेप्शनल नहीं खेल रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसको बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करने का, बिकॉज जो अपसाइड है वहां से वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपके फेवर में नहीं है। उससे बेटर ये होगा कि एक नया WTC का साइकिल चालू हो रहा है, आप एक किसी ओपनर मतलब जो उस प्लेयर का स्पॉट है उस पर ट्राई करो, और फिर उसको 2 साल तक कंटिन्यू रखो, ताकि अगर मान लो अगर वो स्टार्टिंग के 1-2 सीरीज नहीं अच्छा खेलता है तो आपके पास अगेन टाइम होगा एक और रिप्लेसमेंट लाने का, जो कि आपके अगर आप फाइनल्स तक पहुंचते हो WTC के तो आपको एक वैल्यू देगा। यहाँ पे रोहित शर्मा के साथ कंटिन्यू करना उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं था, और साथ ही साथ रोहित शर्मा अपनी पास्ट ग्लोरीज का जो बैगेज है वो भी साथ लेके चल रहा था कि मैं इसमें खाली इस बात को इधर ही खत्म करते हुए बोलना चाहता हूँ, ठाकुर का पॉइंट बहुत वैलिड है, सिंपल सा है। हमको एज से प्रॉब्लम नहीं है, अगर 50 का भी होता अगर अच्छा खेल रहा तो गुड है। द पॉइंट बीइंग इज कि वो 37 38 का हो गया है, उसका फिटनेस बिल्कुल भी उसके साथ नहीं है, रीसेंट फॉर्म उसके साथ नहीं है, तो देयर इज नो क्लियर विजन। मतलब बेसिकली यहाँ कोई सिल्वर लाइनिंग दिख नहीं रही है ना। उसका करियर एवरेज इज अराउंड 40 एज एन ओपनर, तो कोई सिल्वर लाइनिंग दिख नहीं रही थी, तो इट्स बेटर टू मूव ऑन। क्यों विराट का केस अलग है, विराट ने रिसेंट में थोड़े बहुत रन्स मारे, ग्लिम्पसेस दिखाए, फिटनेस अभी भी उसकी सुप्रीम है, टेक्निकली वो अभी भी उससे काफी बेटर है रोहित शर्मा से। तो वहां एक सिल्वर लाइनिंग, वहां एक कहीं ना कहीं 2 साल का एक अभी भी अपवर्ड टिक है, वेयरएज रोहित शर्मा का उस लेवल पे थी। लेकिन भाई रोहित शर्मा की कुछ टेस्ट अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लास्ट के जो 2 मेजर रिटायरमेंट्स हुए इंडियन क्रिकेट में बहुत ही सर्कमस्टेंशियल वे में रिटायर हुए, अश्विन और अब रोहित शर्मा। लेकिन रोहित शर्मा की टेस्ट अचीवमेंट्स में एक चीज मैंने बोली थी, मैं उस चीज को हालांकि पूरा पॉइंट नहीं बनाना चाहता, लेकिन मेरे को अभी भी लगता है रोहित शर्मा वन ऑफ दोस वेरी फ्यू गिफ्टेड प्लेयर्स था जो टेस्ट क्रिकेट में बहुत अमेजिंग कर सकता था, जस्ट नहीं कर पाया। मैं रोहित शर्मा को उसके पहले टेस्ट मैच से देख रहा हूँ, उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मेरे को याद है डेब्यू किया था, 170 ऑड मारे थे। ये वही सीरीज है जो सचिन की लास्ट सीरीज थी, इसके लिए मेरे को बहुत विविडली याद है, पूरा का पूरा उसका डेब्यू याद है। बीच में मुझे एक टाइम याद है उसने कुछ टेस्ट क्रिकेट का ऐसा कोई ईयर था जहां 100 या 200 के ऊपर की एवरेज कर रहा था, क्योंकि बेसिकली आउट ही नहीं हो रहा था। एज एन ओपनर समवेयर 4000 रन मारे हैं, 40 की एवरेज है,
ऑस्ट्रेलिया में शायद कोई सेंचुरी नहीं, इंग्लैंड में एक आध सेंचुरी है, और इंडिया में सेंचुरी, हालांकि लोग बोलेंगे कि इंडिया में घर में रन मारे रोहित शर्मा ने, बाहर नहीं मारे, बट अगर स्टेटिस्टिकली तुम देखो तो घर में इंडिया में रिसेंटली पिछले 10 साल में रन मारना सबसे ज्यादा मुश्किल रहा है। अगर रोहित शर्मा रन मार रहा है तो इट्स नॉट बैड। अकॉर्डिंग टू यू देखो, क्या लगता है रोहित शर्मा के टेस्ट अचीवमेंट्स तेरे हिसाब से क्या होंगे, कुछ मेजर, कैप्टनसी वाइज भी और एज अ प्लेयर भी? मतलब यार देख, कैप्टनसी वाइज तो रोहित शर्मा का जैसे हमने ये देखा कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में लास्ट में जो डिबैकल हुआ, अब सबको याद है कि लोगों को कितना ज्यादा जो वो वाला सिनारियो होता है एकदम एंड का, वो याद रहता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उस पे भी यार वो जो व्हाइट वॉश का जो धब्बा था वो बहुत बड़ा होता है कि तुम व्हाइट वॉश हो गए अपने घर में जहां पे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। हम तो भाई न्यूजीलैंड की टीम को तो हम कुछ काउंट ही नहीं कर रहे थे, उसकी जगह एक बार को श्रीलंका होती तो मैं शायद सोचता कि भाई श्रीलंका तो कितना अच्छा स्पिन खेलती है, स्पिन में ही पली बड़ी है, तो वो हरा गई, ठीक है। लेकिन भाई तेको पता है और उस सीरीज चालू होने से पहले मैंने क्या बोला था कि न्यूजीलैंड एकदम इररिलेवेंट टीम है टेस्ट में, ऐसा बोल दिया था मैंने कि कोई सेंस नहीं बना रहे लोग, इतना बेकार खेल रहे हैं। क्या बोलूं भाई। हाँ, कंटिन्यू। तो फिर उसके बाद भाई जो बीजेटी में भी हमने देखा कुछ टीम अचीवमेंट्स की बात करना भाई, ब्लंडर्स भी हमने देखे वहां, वो टार्निश कर गया इमेज को। बाकी रोहित शर्मा की जो इमेज जो बन रही थी, ऑल 3 फॉर्मेट कैप्टन, भाई तुमने वर्ल्ड कप जीत लिया था, ठीक है, तुम 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक आ गए थे, है ना। बहुत बहुत सुंदर इमेज बन रही थी कि हाँ भाई हमको मिल गया है कि जो धोनी लेवल पे टीम को ऑपरेट कर सकता है। WTC का फाइनल, हाँ WTC के फाइनल तक गए थे जहां पे ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, ठीक है। तो वो भाई बहुत अमेजिंग अचीवमेंट्स थी रोहित शर्मा की एज अ टेस्ट कैप्टन, टेस्ट प्लेयर में भी मैं ये कहूंगा कि रोहित शर्मा वाज गुड। रोहित शर्मा जब जहां से ओपनिंग करने लगा वहां से रोहित शर्मा वाज अ सुपरस्टार। WTC के अभी भी 2 साइकिल्स में मतलब वो सबसे हाईएस्ट रन गेटर है इंडिया का अभी भी। ओवरऑल 3 साइकिल्स हो गए ना WTC के, अभी थर्ड वाले का फाइनल है, तो वो ओवरऑल इंडिया का WTC में हाईएस्ट रन स्कोरर है। लेकिन रोहित शर्मा के बैटिंग टेस्ट अचीवमेंट्स के बेस पे इज रोहित शर्मा अ लेजेंड? आई एम नॉट श्योर। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो WTC का पूरा साइकिल था उसमें शायद उस्मान ख्वाजा वगैरह को compete करा तो उनसे बेटर था इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग। जो सेकंड वाला जो स्पेस वाला जो साइकिल था उसमें रोहित शर्मा वाज फेनोमिनल एज एन टेस्ट ओपनर, बट वो कंप्लीटली टेपर ऑफ हो गया। मेरे साथ पता है मेरे को दिक्कत क्या हुई, रोहित शर्मा पीक्ड वे टू लेट। मेरे को लगता है अपने करियर में जो उसका टेस्ट का पीक था वो हद से ज्यादा लेट आया, वो बहुत ज्यादा लेट आया, और जब तक वो आया फिर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। वो बेसिकली क्या कहते हैं इस चीज को, कोरोना के बाद उसने अपना पीक लिया। हालांकि उसके पहले भी रन्स मार रहा था, लेकिन वो कैसे कोई मेजर इवेंट में या मेजर कंडीशन से उसने रन नहीं मारे थे, लेकिन घर में मार रहा था, विच वाज अगेन वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो इंग्लैंड में रन्स मारना, अवे में थोड़े बहुत रन्स मारना, वो थोड़ा लेट आया। मेरे को अभी भी एक मैच याद है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का अहमदाबाद में टेस्ट मैचेस हो रहा था, 2 या 3 दिन में वो टेस्ट मैच शायद खत्म हुआ था, और भाई उसमें उसने कुछ 100 की सेंचुरी वाली पार्टनर शतक मारा था रोहित शर्मा ने, फिनोमिनल नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे इतना बॉल टर्न कर रहा था और आगे बढ़ के छक्का मार रहा था। मतलब मैं सोच रहा था कि ऐसे पिछे कोई आगे कैसे बढ़ सकता है। तो दैट वाज रोहित शर्मा, बट जिस तरह से उसका एंड हुआ अच्छा नहीं था। यहाँ पे मैं बस ये एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा जैसा स्टैचर, रोहित शर्मा जैसा टैलेंट, ठीक है, बैटिंग स्टाइल, भाई 4300 रन जस्टिफाई नहीं करते भाई वो चीज कि आपके 67 टेस्ट मैचेस में 4300 रन है। इस पे मेरा एक क्वेश्चन है तुझसे कि तू वह क्वेश्चन से कैरी फॉरवर्ड करे। 2013 से रोहित शर्मा ने ओपनिंग करना चालू कर दिया था वनडे में। अच्छा, 13 से ओडीआई में, ठीक वनडे में, हाँ, ऊपर। और उसके बाद तू ये सोच कि रोहित शर्मा का जो पीक आया टेस्ट में वो तब आया जब उसने ओपनिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या तुझे लगता है कि इसमें थोड़ा डिफर करूंगा, अगर तू उसका एक्चुअली ईयर बाय ईयर तू अगर देखेगा ना, तो उसका पीक्स इनिशियली था, उसका जो स्टार्टिंग के 3-4 साल वो क्रिकेट खेला है ना, उसमें रोहित शर्मा वाज क्रेजी गुड। अच्छा, तू कंटिन्यू कर सवाल, तब तक मैं इसमें पूछता हूं। तुझे क्या लगता है कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने बहुत लेट ओपनिंग स्टार्ट करी टेस्ट क्रिकेट में? रोहित शर्मा को पहले थोड़ा सा और पहले ओपनिंग करना चाहिए था। मैं उस चीज का मैं देखो आंसर देता हूँ।
तो ये बहुत लोगों को लगता है कि रोहित शर्मा ने रिसेंट में अच्छा किया, लेकिन रोहित शर्मा का तो मैं देखो एवरेज बताता हूँ। जो उसका डेब्यू 2013 में उसके आसपास ने जो डेब्यू किया था 66 की एवरेज थी, ठीक है। उसके बाद 26 25, ठीक है। 2016 से अब कंटिन्यू करना, 2016 में 58 की एवरेज, 2017 में 217 की एवरेज, ठीक है। फिर 2018 में 26 की एवरेज, फिर 2019 में 93 की एवरेज है। 93, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 5 टेस्ट मैच 93 की एवरेज, 2021 में 47 की एवरेज। तो फिर लेटर हाफ में गिरा। जो तेरा पॉइंट है कि भाई क्या उसने लेट क्रिकेट लेट ओपन करना स्टार्ट किया, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वो शायद मिडिल में ही अच्छा कर रहा था। मेरे को जेन्युइनली लगता है वो मिडिल में बहुत अच्छा रहता, पता नहीं उसने नहीं कर पाया। और उसके पहले जो भी हमारे ओपनर्स थे स्टार्टिंग में, मुरली विजय वगैरह थे, शिखर धवन, मुरली विजय, शिखर धवन नहीं गया तो फिर कोई दूसरा आया, पृथ्वी शॉ बीच में, जायसवाल बीच में, या जो भी रहे। जब रोहित शर्मा ने ओपन करना चालू किया तब हमारे पास कोई ओपनर नहीं था, रोहित शर्मा वाज द आवर बेस्ट बेट एंड उसने डिसेंट किया। मेरे को नहीं लगता अगर वो स्टार्टिंग से ओपन करता तो कुछ अलग करता। तेरे को लगता है अगर वो स्टार्टिंग से ओपन करता तो मुरली विजय से बेटर ओपनर होता? देखो ऐसा लग रहा है मेरे को नहीं। मतलब यार जैसे देख, मैं रोहित शर्मा के स्टैट्स देख रहा हूँ, ठीक है। तो रोहित शर्मा के बैटिंग पोजीशन वाइज स्टैट्स में ऐसे रीड कर देता हूँ कि ओपनिंग में 66 इनिंग्स 42 का एवरेज, ठीक है। उसके बाद जो सबसे अच्छा है वो है भाई कि 28 इनिंग्स नंबर 6 पे और 48 का एवरेज, ठीक है। मतलब ओपनिंग में 66 इनिंग 42 का एवरेज, 28 इनिंग्स 48 का एवरेज। बीच में नंबर 3 4 5 पे रोहित शर्मा ने ओवरऑल कुछ 22 इनिंग्स खेली है और उनका एवरेज निकालोगे तो मोटा मोटी 20 के करीब पहुंचेगा। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि शायद रोहित शर्मा अगर पहले भाई अगर ओपनिंग करता तो शायद ज्यादा कंफर्टेबल होता इस रोल में, और जो 48 का एवरेज है वो शायद ज्यादा बेटर होता। शायद वो बेटर होता, ठीक है, मैं मानता हूँ उसका अभी भी ओपनिंग एवरेज 48 समथिंग का, लेकिन 42 का ओपनिंग उसका एवरेज है, 42 का उसका ओपनिंग एवरेज है, नंबर 6 में 48 है। मैं जो पॉइंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वो कंसिस्टेंटली कभी भी उतना अच्छा नहीं था, वो टीम से बाहर क्यों था? तू सोच, ऑलमोस्ट 14 साल का उसका टेस्ट करियर हो गया है। 14 साल में उसने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं? टोटल 160 टेस्ट मैचेस खेले, 67, हाँ डिसेंट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस खेले। और 67 टेस्ट मैचेस में अगर 4000 रन है तो तू उसको क्या बोलेगा? तो उसको एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस मिले और उसने उसको नहीं कर पाया। भाई एज एन ओपनर भी अगर तू 42 के एवरेज कर रहा है, देख मैं ये बात मानता हूँ कि इंडिया में रन्स बनाना मुश्किल है, लेकिन शायद इंडिया में एज एन ओपनर ही सबसे ज्यादा तुम रन्स बना सकते हो। 42 की एवरेज। मैं तो कोई रोहित शर्मा के फैन का वो देख रहा था ट्वीट, और उसमें वो बोल रहा था कि भाई 40 की एवरेज इज वेरी, नहीं शायद तेरा कोई दोस्त था और उसका इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर रहा था मैं, मैंने देखा था उसमें वो बोल रहा था कि एक टाइम पे इसकी 45 की एवरेज थी और करियर के एंड में इसकी 42 की हो गई, जबकि एलिस्टर कुक की है ना 45 की एवरेज है और उसको है ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ओपनर बोला जाता है। फर्क ये कि एलिस्टर कुक ने कुछ 12-13 हजार रन मारे इंग्लैंड में खेलते हुए और इसने 4000 रन मारे। दैट इज द बिग डिफरेंस, ठीक है, उस पॉइंट पूरा पॉइंट है। लेकिन हाँ मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट कुड हैव बीन बेटर, मुझे लगता है कि शायद अगर वो एज एन ओपनर कंसिस्टेंटली खेलता तो शायद ये उसके नंबर्स बेटर होते हैं, लेकिन खाली उसके नंबर्स को बेटर करने के लिए इंडिया तो नहीं खेला सकता, क्योंकि देयर वाज नो स्टॉपिंग। वो मुंबई इंडियंस को कंसिस्टेंटली जिता रहा था, वो इंडिया का स्टार बैटर था और T20 का स्टार बैटर था और विराट कोहली कैप्टन था, तो क्यों नहीं रोहित शर्मा ओपन करेगा? लेकिन नहीं बन रहा था, वो सिचुएशन नहीं बन पा रहा था, तो वही वाला सही था। और उसके साथ साथ जो मैं यहाँ पे तेरे एक प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि जो तूने मुरली विजय का रेफरेंस दिया था कि क्या वो मुरली विजय से बेटर होता, तो मुरली विजय भाई 100 इनिंग ओपनिंग करते हुए टेस्ट में और 3880 रन 39 का एवरेज, ठीक है। उसके कंपेयर में अगर मैं रोहित शर्मा को देखता हूँ कि 66 इनिंग्स में करीब 2700 रन 42 का एवरेज, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ओपनिंग करता तो बेटर हो सकता था, क्योंकि मुरली विजय से तो स्टैट्स बेटर दिख ही रहे, ठीक है भाई। मुरली विजय से तू उसके स्टैट्स बेटर बोल सकता है, लेकिन मुरली विजय ने जो इम्पैक्टफुल क्रिकेट खेला है उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे वो गायब था। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, होम वर्सेस अवे का बताता हूँ, ठीक है। अब मुरली विजय ऑलमोस्ट सेम है, मुरली विजय और उसका देखना, मुरली विजय ने अवे में उसका 30 का एवरेज था और सेम 30 का एवरेज रोहित शर्मा का। तो मतलब तो किस बेसिस पे मैं ये बोलूं कि हाँ यार रोहित शर्मा आगे कुछ अलग करता? अपने से पता है अभी तक किस पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि रोहित शर्मा का पोटेंशियल बहुत वो था, लेकिन वही तो पूरा पॉइंट है जो केएल राहुल वाले में मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई पोटेंशियल है लेकिन उसका आउटकम नहीं आया। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मुरली विजय को इतने चांसेस नहीं मिले उसके करियर के आखिर में।
4-5 फेलियर हुआ और वो कंप्लीटली गायब हो गया। वेयरएज रोहित शर्मा 4-5 सीरीज कंसिस्टेंटली खेल गया ऐसे, तो बहुत मेजर डिफरेंस है वो एक मेजर डिफरेंस है। लेकिन ठीक है, व्हाट कुड हैव बीन बेटर पे हमने डिस्कस किया कि शायद वो ओपन करता तो मे बी अगर उसने पहले से कंसिस्टेंटली ओपन किया होता तो इंडिया के लिए बहुत बेटर हो सकता था। लेकिन जो अमाउंट ऑफ मैचेस मिस किया उसने फॉरेन लैंड पे, वो भी एक कंसर्निंग था। लेकिन मैं नेक्स्ट न्यूज पे आना चाहता हूँ। गौतम गंभीर भाई वंस अगेन इज इन द न्यूज एंड व्हाट अ गाय भाई। मेरे को इस बंदे का समझ नहीं आता। मेरे को नहीं लगता रिसेंट टाइम में कोई भी कोच के बारे में अपने ने इतना डिस्कस किया है। लोगों को लगता है कि हम लोग गौतम गंभीर के पीछे पड़े, बिल्कुल पीछे नहीं पड़े। अगर वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा हम लोग बात नहीं करेंगे। तो रिसेंट में गौतम गंभीर अगेन इंटरव्यू दिया एंड एज यूजुअल गौतम गंभीर ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए। उसमें से एक बहुत ही गजब स्टेटमेंट ये था कि जनवरी फरवरी में ना सुनील गावस्कर ने कॉलम लिखा था। बेसिकली हर महीने लिखता रहता है, हर महीने न्यूज़पेपर में लिखता है सुनील गावस्कर। तो उसमें न्यूज़पेपर में लिखा था कि क्या इस बार गौतम गंभीर जस्ट लाइक राहुल द्रविड़ ने ना T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई को मना कर दिया था कि मैं कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूंगा, एक्स्ट्रा प्राइज मनी नहीं लूंगा, जितना सबको मिल रहा है स्टाफ को मैं भी उतना ही लूंगा। सेम इस बार बीसीसीआई ने अनाउंस किया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद। तो सुनील गावस्कर ने बोला क्या मैं गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ की तरफ बोलेंगे कि मैं एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी लूंगा जितना बोलेंगे? सिंपल, ठीक है, सवाल हो सकता है तुझको बुरा लगे, फेयर पॉइंट। गौतम गंभीर का रिप्लाई क्या था? गौतम गंभीर ने ये बोला कि बहुत लोग हैं ना मेरे पैसों के बारे में बात करते रहते। पहले तो उसने बोला कि अब लोगों का काम हो गया मुझे क्रिटिसाइज करना। बहुत लोग हैं जो कमेंट्री बॉक्स में पिछले 25 साल से बैठे हैं और वो लोग इंडियन क्रिकेट की प्रॉपर्टी पे खाते हैं, इंडियन क्रिकेट की प्रॉपर्टी पे बात करते हैं और रहते फॉरेन लैंड में, और वो लोग का लेना देना मेरी प्राइज मनी वगैरह से। क्या इस टाइप का रिप्लाई जस्टिफाइबल है? भाई पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई इस टाइप का रिप्लाई किसी के भी तरफ जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक है। लेट अलोन जब सुनील गावस्कर जैसा लेजेंड ऑफ द गेम जो आपके मतलब आपके क्रिकेट के लिए उसने इतना कुछ किया है, आपके क्रिकेट को रिकॉग्निशन दिया है, तो तुम अगर तुमको बुरा भी लगा तो तुम एक पल को जाने दे सकते थे, ठीक है। कि यार जरूरी थोड़ी है कि तुझे हर बात का रिप्लाई करना हो, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन तो चलो वैलिड नहीं है, लेकिन मेरा ज्यादा से ज्यादा ये मानना था कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसी चीज है जिसको छोड़ देना चाहिए था। जैसे क्रिकेट में भाई तुम ओपनिंग करते टाइम बहुत सुनते हो कि कई बॉल्स ऐसी होती है जिसको छोड़ देने में भलाई होती है। अब देख उसने एग्जैक्ट क्या बोला, द प्राइज मनी दैट आई गॉट इन द चैंपियंस ट्रॉफी आई डोंट नीड टू टेल दिस कंट्री वेयर आई लेफ्ट द मनी एंड वेयर आई इन्वेस्टेड इट। फेयर पॉइंट भाई, एकदम परफेक्ट पॉइंट है। मत बताओ क्या किया तुमने उसका। बट दिस कंट्री शुड नो दैट सच पीपल हैव बीन वर्किंग इन कंट्री एज NRIs, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, फॉर सो मेनी इयर्स। They earn money from country and take it abroad. I don't do security checks or immigration at 11:55. फिर उसने बेसिकली बताया कि कैसे लोग यहाँ का पैसा लेते हैं और बाहर इन्वेस्ट करते हैं, बाहर का टैक्स भरते हैं वगैरह वगैरह। क्या पॉइंट है भाई? मेरा खाली एक ही चीज है कि गौतम गंभीर के साथ पहले भी हमने बात किया था कि हर चीज को देश वर्सेस ये वो करने की जरूरत नहीं है भाई। तुम एक्चुअली में कोई फ्रीडम फाइटर या रेवोल्यूशनरी नहीं हो, ठीक है। लेट्स मतलब भाई गौतम गंभीर इज एक्चुअली दैट गाय जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल होने से पहले एक ट्वीट आता है उसके अकाउंट से कि भाई आज बताओ कौन जीतेगा, और जाके कोई ना कोई तो मैजिक अड्डा नहीं है, अड्डा पे जाके करो। तो भाई लेट्स नॉट, किसी को मोरल पुलिसिंग मत कर। हाँ सीधा नाम लेके बोल देता कि भाई जो सुनील गावस्कर ने कॉलम लिखा मेरे को अच्छा नहीं लगा, फेयर है ना, बोलो एकदम ऑल ओके। लेकिन ये बोलना कि भाई वो NRI है, यहाँ का पैसा लेके वहां पर इन्वेस्ट करता है, तो डजंट मेक सेंस। कोई सेंस ही नहीं बनता है कि भाई मैं देशभक्त हूं, मैं इंडिया में रहता हूं, तू देशभक्त नहीं है। कोई सेंस नहीं बना रहा भाई, एकदम एब्सोल्युटली। फिर वही उसने 50 और दिए कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच क्रिकेट नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। चलो फेयर इनफ, उसमें हम लोग जो सरकार बोल रही है एकदम परफेक्ट है मेरे लिए उस हिसाब से। लेकिन उसने बेसिकली ये भी बोला कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर अच्छे फॉर्म में होंगे वो लोग टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। एंड रोहित शर्मा टपक चुका है, ठीक है, विराट कोहली बचा हुआ है। मैं खाली तेरे से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है कि विराट कोहली का इंग्लैंड टूर लास्ट हो सकता है अगर उसने अच्छा नहीं किया तो? हाँ मुझे ये लगता है कि भाई अगर विराट कोहली अच्छा नहीं किया तो विराट कोहली का इंग्लैंड टूर लास्ट हो सकता है। इसके पीछे मेरे दो कारण है। एक ये वही वाला कारण जो मैंने रोहित शर्मा के साथ बात करी थी। रोहित शर्मा में जो पॉइंट दिया था कि भाई तुम ऑफ कोर्स लुक फॉरवर्ड करोगे, ऐसे किसी इंसान को चूज करना पसंद करोगे जिसको तुम एक लॉन्गर रन दे सको, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो BGT में हुआ था विराट कोहली का, कि दिखाने के लिए एक सेंचुरी थी विराट कोहली के पास, वो पूरी पाटा विकेट पे आई थी, ठीक है। वो एकदम जब विकेट बैटिंग फ्रेंडली हो गई तब आई थी। वो मैच तो यशस्वी जायसवाल ने जिता दिया था, ठीक है, उसके दम पे। अब
हाँ सॉरी, बुमराह, जायसवाल ने भी अच्छी इनिंग्स खेली थी यार उसमें हाँ लेकिन बुमराह वाज विराट द कोहली मेन के साथ। हाँ कल्प्रिट ना तो भाई, बुमराह ने बुमराह, क्रेजी खेला। श्योर श्योर, बुमराह ने बहुत अच्छा किया था उसमें, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। तो वहां के बाद बीजीटी में विराट कोहली ने भी कुछ बहुत अच्छा नहीं किया था उसके बाद के बीजीटी में, ठीक है। और इंग्लैंड टूर के साथ विराट कोहली का ऑलरेडी एक पास्ट रिलेशन रह चुका है, जहां पे विराट कोहली ऑलमोस्ट ड्रॉप होने वाले थे इंग्लैंड टूर के बाद, 2013-14 के टूर के बाद। तो शायद लेकिन मेरे वो को हिस्ट्री इटसेल्फ लग सकता है। तो मैं फिर फाइनली मैं उसको आगे बढ़ते हुए कहता हूँ कि तो फ्यूचर क्या है इंडिया का, क्या लगता है फ्यूचर। अब मैं एक्चुअली मैं कल रात को बैठ के बहुत सोचा कि यार हार गई थी, रोने के अलावा मेरे पास कुछ खास ऑप्शन था नहीं। तो भाई तो थाला ने, चल छोड़ अपने उस पर नहीं जाते, अपने कंटिन्यू करते हैं। फ्यूचर कैप्टन क्या, तो मैं बहुत सोचा कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमारे पास शुभमन गिल ऑप्शन है, लोगों को पता नहीं होगा लेकिन उसका खुद का रिसेंट टेस्ट करियर कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा। इनफैक्ट शुभमन गिल ने खुद ये स्टेटमेंट दिया कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा करियर नहीं जा रहा है मेरा टेस्ट क्रिकेट में। हमारे पास दूसरा है ऋषभ पंत, बट उसकी कप्तानी को जितना हम दोनों ने क्रिटिसाइज किया मेरे को लगता है किसी और ने किया है, ठीक है। फिर जसप्रीत बुमराह है, एक दो या 3 मैच उसने कप्तानी की है, आई डोंट नो क्या उस पर करें। उसके अलावा जो उसके ऊपर लोड आएगा, क्या वो सारे टेस्ट मैचेस खेलेगा यहाँ से, मतलब सारे टेस्ट मैचेस खेलने का मतलब है कि T20 तो भूल ही जाओ, वनडे भी एकदम गिन गिन के, एंड आई डोंट नो आईपीएल कितना खेलना पड़ेगा। फिर एक और ऑप्शन जो आता है मेरे को लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, और मेरे मुंह से आते हुए तुझे बहुत वियर्ड लगेगा लेकिन केएल राहुल। मेरा कारण ये है कि भाई इकलौता बंदा मेरे को ऐसा लगता है कि जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है, अभी रिसेंटली फॉर्म में भी अच्छा है, ठीक है, और उसने कप्तानी भी की है। मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तू बता, तू होता तो किसको कैप्टन बनाएगा? भाई मेरे पास तो ना कोई ख्याल ही नहीं, जो चीज तूने बोली ना वो चीज मैं सोच रहा था, लेकिन मैं बहुत खराब, मतलब मैं तो ड्राइव करते करते सोच रहा था कि भाई ये टीम कहाँ जाएगी, इसको कौन चलाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ जोड़ के विराट कोहली को फिर से कप्तानी देनी पड़े कि भाई अजिंक्य रहाणे। हाँ तुम लोग अजिंक्य करो, आ जाओ। वापस आ जाओ। पुजारा तुम टेस्ट में अच्छा कर रहे हो, काउंटी खेल चुके हो, तुम आ जाओ। राणे भाई आईपीएल बढ़िया जा रहा है, तुम ट्राई कर लो एक बार, और कैप्टनसी कर लो क्योंकि विराट भाई नहीं ले रहे। भाई भाई क्या पता रहाणे को क्या तो होगा पिछली यार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्यों खिलाया था रहाणे को? उसका सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया था? तू याद कर, चेन्नई में अच्छा खेलने का और क्या क्राइटेरिया था? लेकिन ठीक है, कंटिन्यू कर। पर भाई तू सोच, मतलब मेरे को तो कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा कि कैप्टन, मतलब मेरे लिए अगर तू बोले ना तो मैं केएल राहुल वाले ऑप्शन को सेफ मानूंगा, ठीक है। मेरे पास एक और बहुत वाइड आइडिया है इसके पास कि भाई जो इंसान सब जगह खराब खेलता है और टेस्ट में अच्छा खेलता है, क्यों ना उसको टेस्ट का कैप्टन बनाया जाए, ऋषभ पंत। पंत को। मतलब क्यों ना तुम एक बहुत वियर्ड चीज करो, क्योंकि तू सोच, अगर तुझे पंत के डेब्यू के टाइम बोला गया होता कि भाई ये वनडे T20 खराब खेलेगा मगर टेस्ट अच्छा खेलेगा, तो मैं बोलता कि ये कोई अलग पागल है। टाइमलाइन हो गई है। शायद तुम केएल राहुल की बात कर रहे होगे, वो विकेट कीपिंग थोड़ी कर लेता है वो ना, वैसी वाली सिचुएशन है भाई। क्या पता पंत अच्छा कर जाए, नेवर नो। तो भाई मैं इसमें पता है क्या, अब है ना बहुत लोग शुभमन गिल के गुजरात टाइटंस के स्टेंट को देख रहे हैं, गुजरात टाइटंस बहुत बढ़िया कर रहा है, ठीक है। लेकिन नहीं भाई, मेरे को शुभमन गिल ने कुछ भी ऐसा दिखाया नहीं है। अगेन आई एम नॉट श्योर, मेरे को कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि मैं क्यों शुभमन गिल। भाई उस बंदे को ऐसा बैटर मैंने कई बार ट्रस्ट किया, उसने कंसिस्टेंटली रिसेंट टाइम में डिसअपॉइंट किया। इंग्लैंड वाली सीरीज अच्छी थी, न्यूजीलैंड के सामने कुछ नहीं किया, बांग्लादेश के सामने मेरे को याद ही नहीं उसने कुछ किया। बांग्लादेश की सीरीज भी खेली थी कि नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया में वंस अगेन ही वाज अबिस्मल भाई, अबिस्मल था वो, अबिस्मल। अब ऐसे में बंदे को अगर मैं उसको कैप्टन के तरीके से कैसे देखूं? मैं जीटी के लिए भी देखता हूं तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ एकदम ऐसा लग रहा है माइंड ब्लोइंग कप्तानी कर रहा है। मेरे को ऐसा ही लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा आशीष नेहरा, मैथ्यू वेड या पार्थिव पटेल का इनपुट है। तो मेरे को, और यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा सवाल ही यही है, मैनेजमेंट पे है, गौतम गंभीर पे है पूरे, कि भाई तुम लोगों ने कोई बैकअप ही नहीं रेडी। भाई कितने सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पास कोई कैप्टन नहीं है। सौरव गांगुली के टाइम पे था कि भाई अनिल कुंबले या धोनी है। धोनी के टाइम पे बहुत क्रिस्टल क्लियर था कि विराट कोहली एकदम रेडी बैठा है। विराट कोहली के टाइम पे तुम्हारे पास था कि अजिंक्य रहाणे है, तुम्हारे पास पुजारा है, तुम्हारे पास क्या कहते हैं अश्विन है ना, रहाणे बीच में था। चलो रहाणे एकदम टेपर ऑफ हो गया, तो अब जैसे रोहित शर्मा आया, अब यहाँ पे मेरा दोस्त है यार, रोहित शर्मा ने अपना कोई उत्तराधिकारी बनने ही नहीं दिया।
ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा होता है। यार मैनेजमेंट इतनी ब्लाइंड थी कि उन्होंने किसी को बनने नहीं दिया। मेरे को लगता है उन्होंने सारे अपने दे पुट ऑल देयर एग्स इन द जसप्रीत बुमराह बास्केट, और वो बास्केट अभी बचा नहीं है, मेरे को अब ऐसा लग रहा है। मतलब तू सोच, जो तूने पॉइंट बोला सब कुछ वैलिड है, सब कुछ ठीक है, मैं हर एक चीज से एग्री करता हूँ, पर यार ये कितना खराब है कि हम दोनों इतने क्रिकेट के नॉलेजेबल पर्सन हो के भी जडेजा का नाम नहीं कंसिडर कर रहे भाई। तो सोच कितनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है ये भाई। उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं, मैंने कल रात को उस बारे में सोचा भी। मैंने क्या किया, मैंने सोचा काम करते हैं, रिवर्स में चलते हैं कि कौन सबसे एक्सपीरियंस है उसको कैप्टन बना देता हूं मैं। तो अश्विन नहीं है, ठीक है, अश्विन जा चुका है। फिर मैंने बोला मोहम्मद शामी, सिराज और जसप्रीत। सिराज कैप्टन बन जाएगा, बहुत वियर्ड हो जाएगा, पागल हो जाएगा सिराज, तो हटा देते। तो मेरे दिमाग में आया जडेजा। तो मैंने सोचा कि जडेजा ने आखिरी बार कहीं भी कप्तानी कब की होगी, कि अगर जडेजा से पूछे तो मेरे को डाउट है कि जडेजा राजकोट में भी कैप्टन बनता है, ठीक है। जडेजा अपने दोस्तों में भी, वो मेरे को डाउट है कि कैप्टन, देख उसमें कोई गलत, हर कुछ बंदे होते हैं जो शायद कैप्टन मटेरियल नहीं होते हैं, और जडेजा मुझे बहुत क्लियरली उनमें से एक दिखता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जडेजा खुद का टेस्ट करियर थोड़ा डमला डोल चल रहा है गौतम गंभीर के अंदर। गौतम गंभीर ने जडेजा के आगे वॉशिंगटन सुंदर को कंसिडर किया, भाई ये बहुत बड़ी बात है। तू सोच, गौतम वॉशिंगटन सुंदर को कंसिडर करा जा रहा है, तो पहले तो जडेजा को एज अ टेस्ट प्लेयर अपने आपको प्रूव करना है, तो कप्तानी का बोझ नहीं डाल सकते भाई इसमें। मैं सही कह रहा हूँ, चमत्कार कर दो, तू अजिंक्य रहाणे को ले आओ कि भाई तू आ जा, भाई तू आ जा, तू खेल अपना जो भी खेलता है, 40-50 रन मार, थोड़ा कप्तानी करके एक नया, भाई क्या बोलते हैं, जायसवाल को बना दे क्या, कुछ भी हो सकता तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताओ, और खाली नाम मत लिखना, अपना कारण बताओ। अगर आपको लगता है पंत या शुभमन गिल, तो अपना कारण बताओ कि क्यों। क्योंकि भाई मैंने बहुत सोचा और मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। मेरे को ये इस टाइप की बात हमने शायद बॉर्डर गावस्कर में भी की थी, तब भी हमने बोला था कि अगर रोहित शर्मा हट गया तो कैप्टन कौन है हमारे पास। मैं सही बताऊं, मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह को ही बना दो, और उससे बात करो, उससे जो भी तुम्हारा उसका मैनेज, क्योंकि जब पैट कमिंस बन सकता है, वो भी बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन था, तो बुमराह भी कर ही लेगा, क्या बोलता है। अच्छा एक लास्ट सवाल उसके बाद अपने इस चैनल को, क्या इस एपिसोड को बंद करेंगे। केयूर कला जो अपना दोस्त है, उसने ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बात डाली थी, मेरे को बहुत वियर्ड लगी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ तेरे क्या थॉट्स है। उसने बोला था कि रोहित शर्मा को अभी ना वनडे में से भी कप्तानी हट जाना चाहिए, बेसिकली रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि हर फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन नहीं हो सकते। क्या आप अभी वो थाला की उस वाली विचारधारा को कंटिन्यू करते हैं, या फिर आप सोचते कि नहीं, इंडिया उस स्टेज पे आ चुका है कि हर फॉर्मेट में एक डिफरेंट कैप्टन हो सकता है। यार मेरा ये मानना है कि हो सकता है हर फॉर्मेट में एक डिफरेंट कैप्टन, अनटिल अनलेस भाई तुम बहुत ज्यादा इंटरफियरिंग सॉर्ट ऑफ क्रिकेट नहीं खेल रहे कि भाई मतलब कि जो बंदा टेस्ट में कैप्टन है वो कहीं पे वाइस कैप्टन है वनडे में और T20 में, वैसा मतलब कुछ भी हौच पौच वाली ये जो है वो नहीं होनी चाहिए। सबके रोल्स क्लियर हो, टीम्स क्लियर डिफाइंड हो, तो हो सकता है। लेकिन मेरा बस इस पे ये, मेरे को क्यों लग रहा है कि शुभमन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद रोहित शर्मा को ये वनडे क्रिकेट का भी एंड आ रहा है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में वो उसने डिसेंट नहीं किया था, अच्छा नहीं किया था, और जीते नहीं होता, तो मेरे को लगता है वो रिटायर हो गया होता। 2 साल अभी भी हैं साउथ अफ्रीका के लिए। मेरे को लगता है शायद बीच में ऐसी न्यूज आ सकती है कि रोहित शर्मा रिटायर हो रहा है, शुभमन गिल को कैप्टन अनाउंस कर देंगे, क्योंकि शुभमन गिल हमारा वाइस कैप्टन है वनडे में। मुझे लग रहा है कि वो लोग शुभमन गिल को बैक कर रहे हैं टेस्ट के लिए, मेरे को बहुत क्लियर दिख रहा है। और शुभमन गिल के लिए ये ऐसा पॉइंट है ना, 2025 का इंग्लैंड टूर, बेसिकली 2025 का ये पूरा 25-26 वाला जो टेस्ट सीजन होगा, यहाँ से वो जो आजकल मीम चल रहा है, 2 रास्ते से बन रहे हैं, तो यहाँ से या तो एकदम रिकी पॉन्टिंग वाला रास्ता पकड़ लेगा शुभमन गिल, या तो फिर मुझे नहीं पता, वो शायद क्रेग ब्रैथवेट वाला रास्ता पकड़ लेगा कि भगवान वाली कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो आई जस्ट होप यहाँ से बेटर हो, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे रोहित शर्मा के टेस्ट करियर पे। इट कुड हैव बीन एन अमेजिंग, ब्रिलियंट हो सकता था, लेकिन जितना था अच्छा था। कुछ बहुत अमेजिंग मेमोरीज हैं, कुछ नॉट सो अमेजिंग मेमोरीज है, बट आई होप रोहित शर्मा के फैंस खुश हैं उसके टेस्ट करियर से। और कुछ बोलना है ब्रो देखो? भाई नहीं, तूने कार्लोस ब्रैथवेट का नाम लिया तो मेरे दिमाग में बात आ गई। सॉरी, हाँ क्रेग ब्रैथवेट, ठीक है। तो क्रेग ब्रैथवेट वाला, सॉरी वो नाम मेरे दिमाग में आ गया। मुझे लगता है ना कि शुभमन गिल सच में वो वाले रूट पे जा सकता है, क्योंकि मैंने क्रेग ब्रैथवेट के ऊपर एक बहुत खराब चीज देखी थी कि भाई इज ही द वर्स्ट प्लेयर टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस। मतलब 100 खेलने से पहले रिटायर हो गया शायद।
भाई मतलब मैं कुछ Basically, कह नहीं सकता कि क्या हो। ठाकुर ने एक बहुत बढ़िया स्टैट बताया था, इसने मेरे को बताया था कि क्रेग ब्रेथवेट है ना, वो वाला प्लेयर बनने वाला था जो 100 टेस्ट मैच खेलने का सबसे कम एवरेज थी उसकी। हाँ शायद वो 100वां टेस्ट मैच अपना खेल नहीं पाया, ऐसा कुछ हुआ। 98 टेस्ट मैचेस, हाँ। तो क्रेग ब्रेथवेट ने 98 टेस्ट मैचेस में 33 की बैटिंग एवरेज उसकी, सोच 33 की बैटिंग एवरेज। तो वो शायद उसको निकाल दिया और वो शायद रिटायर हो गया टेस्ट मैचेस में, जितना मुझे पता है। तो उस पोजीशन पे है। हालांकि मैं नहीं चाहता भाई शुभमन गिल उससे फार टैलेंटेड है, फार बेटर इक्विप्ड है, हर चीज के फेवर में है। यहाँ से शुभमन गिल के ऊपर ही है। अगेन शुभमन गिल वो प्लेयर है ना जिसको तू स्टार्टिंग मुझे दिखाता तो मैं बोलता कि हाँ यार ये टेस्ट और वनडे में बेटर करेगा, है ना। टेस्ट मेरे को लगता था इसका फॉर्मेट होता, और नो आइडिया ब्रो क्या होएगा यहाँ से। हाँ, पर तो भाई थैंक यू गाइस। तेरे और शुभमन गिल के तो थोड़े पास्ट रिलेशंस भी है ना भाई, तो तू थोड़ा और ट्रॉमा भी कैरी कर रहा होगा केकेआर वाला, पर ठीक है भाई। थोड़ा है यार भी केकेआर का यार थोड़ा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम का ये वीडियो बनाया, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बट यहाँ से बैक टू बैक वीडियोस आने वाले हैं। कुछ कोलैब्स प्लान थे लेकिन भाई जस्ट डिडंट वर्क आउट फॉर सम वियर्ड रीजंस, बट बैक टू बैक वीडियोस आएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को ऐसे देखते रहना। थैंक यू।